ठीक है, फिर हमने देखा था कि कुछ लोगों ने सोचा कि ये जो है उनको बाहर जाने के लिए इस तरह से एक नदी डैम के साथ से एक रास्ता बना दें, है ना, तो नदी पार करने के लिए। फिर हमने देखा था कैसे ये भालू सब उस पर डिपेंड करते हैं और सब खाते हैं। तो इसमें एक प्रश्न आया था, बड़ा अच्छा प्रश्न था, धर्मेश्वर मैडम ने पूछा था, ये तो लोकल एक बात है कि भाई साल्मन मछली एक लोकल मछली है, एक पर्टिकुलर एरिया की मछली है, उससे बाकी सारे डैम्स को क्या लेना देना हो सकता है, या उस डैम बाकी डैम्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि इस तरह से मछलियों के लिए कुछ मछलियां जैसे ये साल्मन है, ये तो कूद सकती है, पर अगर ईल मछली की बात करें जो माइग्रेट करती है, वो बिल्कुल जंप नहीं कर सकती, तो वो नहीं जा पाएगी, वो यहीं रह जाएगी, है ना। तो ये हमने देखा। दूसरी बात हम देखते हैं, उसको हम इस टॉपिक को आगे और लेंगे, कि यहां से हम देख रहे हैं कि जब फ्लड आते हैं, बांध बना दिया जाता है, और उस बांध की वजह से वो पूरा एरिया में पानी जब भरना शुरू होता है, तो उसका बहुत बड़ा एक बायोडायवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ता है। बायोडायवर्सिटी किसको कहेंगे? एक पर्यावरण में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु प्राणी, पेड़ पौधे पक्षी, सबके जो आपस में उनका एक बैलेंस बना हुआ है, इसको डाइवर्सिटी, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक वो पड़ता है। जैसे आप ये देख रहे हैं अमेजन नदी का ऊपर ये बांध बनाया जा रहा है, और अभी कंस्ट्रक्शन उसका प्रोसेस में है, जैसे यहाँ पे थोड़ा बना दिया है, पर यहाँ पे ये पूरा एरिया जो है ये फ्लड कर दिया जाएगा, इसको भर दिया जाएगा पानी से, है ना। तो जब पानी से भर दिया जाएगा तो ये सारे पेड़ पौधे सब पानी के अंदर जलमग्न हो जाएंगे। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम आगे देखेंगे। और हम देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे ये डॉल्फिन है, एक तरीके की इरावदी डॉल्फिन बोलते हैं इसको, ये भी जो है फ्रेश वाटर में रहने वाली डॉल्फिन है। डॉल्फिन समुद्र में होती है जो खारे पानी में होती है, और कुछ डॉल्फिन ऐसी हैं जो मीठे पानी में होती है। जैसे हमारे देश में भी गंगा नदी के अंदर भी एक डॉल्फिन होती है, बहुत बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना। तो ये बहुत एंडेंजर्ड है, पर जब ये एक जगह पे इनको बांध दिया जाता है, तो ये जो है, और वहां पे जब बांध बनाया जाता है तो डायनामाइट्स एक्सप्लोजन्स किए जाते हैं, और ये बहुत सेंसिटिव मछलियां होती हैं, बहुत बुद्धिमान है और बहुत ही सेंसिटिव होती है, तो इनको बहुत इंक्रीज वो प्रॉब्लम होती है। और जैसे जैसे वहां पे नावें चलती हैं और वो सब चलती हैं, तो इनको कई बार चोट लग जाती है, डेथ हो जाती है। और कुछ मछलियां ऐसी हैं, जैसे हमने देखा, ये है कॉपर महाशेर, रहू मछली का ही एक तरीके वैरायटी है, जो बिल्कुल कॉपर की तरह है, इसमें गोल्डन भी होती है, कॉपर भी होती है। तो ये जो है, जब इनका हैबिटेट चेंज होता है ना, जब पानी के फ्लो को आप रोक देंगे, तो इनका जो साइज है, आप देख रहे हैं कितनी बड़ा इसका साइज है इस मछली का, ये छोटी होने लगेगी, साइज छोटा हो जाएगा, इनके अंदर बीमारियां हो जाएंगी, इनके अंदर जो हेल्दीपना है वो खत्म हो जाएगा, है ना, मर जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज है हमारे लिए, क्योंकि इतनी सुंदर एक वैरायटी कुदरत की हमारी बेवकूफी की वजह से खत्म हो जाएगी। खैर, ये आगे चलते हैं। और डैम्स की वजह से क्या होता है, बहुत सारी डेंजर्ड फिशेस, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एंडेंजर्ड है, ये ट्राउट है, ये दूसरी मछलियां हैं, ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह ना जाने के कारण से इनकी जान खतरे में हो जाती है ना। और इसमें से बहुत सी तो अनडिस्कवर्ड स्पीसीज हैं, जिसके बारे में साइंटिस्ट को अब तक पता भी नहीं है। हम तो उनके बारे में तो बोल देते हैं, हाँ भाई ये मछली हुआ करती थी, अब नहीं दिख रही, पर जो मछलियां हमें नहीं दिख रही, जिसके बारे में हम जानते नहीं, वो भी इसमें खत्म हो जाती हैं। फिर जैसे हमने देखा कि ये जैसे कुछ मछलियां हैं जो हर माइग्रेट करती थी, इसको बोला जाता है स्टर्जन फिश, इसको बोला जाता है पेडल फिश। ये दोनों भी माइग्रेशन नहीं करने की वजह से बहुत एंडेंजर्ड हो गई हैं, इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है। और ये हमारे से सबसे ज्यादा मिलता जुलता जानवर अगर कोई दुनिया में है, तो वो ओरेंगुटैंग है ना। इसका ये ओरेंगुटैंग भी कई टाइप के, ये जो तपनुली ओरेंगुटैंग है, ये तो बहुत ही एंडेंजर्ड है, सिर्फ 500 बचे, सिर्फ 500, तो इसको बोला जाएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बहुत ही, मतलब इधर या उधर जरा सी कुछ गलती हुई और ये स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडोनेशिया में जो सुमात्रा का आइलैंड है ना, मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, ये सुमात्रा का आइलैंड है, ये सारा इंडोनेशिया यहाँ से शुरू हो जाता है ना, ये सीरीज है, यहाँ से हमारा अंडमान निकोबार, और उसके खत्म होते ही फिर ये इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। तो ये जो सुमात्रा आइलैंड है, इसमें ये डैम बनाने का प्लान चल रहा है, और एक नहीं कई डैम बनाने की बात चल रही है। अगर ये डैम बनाया गया, तो ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से ये ओरेंगुटैन का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास इस जंगल के अलावा कोई जगह जाने की है नहीं।
ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बहुत सारे खतरे में स्पीशीज चले जाती हैं। जैसे अब हमने देखा था, खैर आगे चलते हैं। ये कुछ इसमें एक नुकसान और होता है कि कुछ ऐसी जान प्राणी आ जाते हैं जो जिस जगह पे जहां पे जिनके आने का कोई मतलब नहीं है, जो यहाँ नहीं आने चाहिए। जैसे बहुत तरीके के मेंढक है, कछुए हैं, क्रैब्स हैं और मछलियां हैं, प्रेडेटरी फिश हैं, जो शिकार करने वाली मछलियां हैं, वो यहाँ पे आ जाती है, जिनका यहाँ पे इस नदी में कोई लेना देना नहीं था जब तक डैम नहीं बना था। पर ये डैम बनने की वजह से ये वहां पे आ जाती हैं, जो कि बहुत नुकसान करती हैं। जैसे कि ये दो मछलियां हैं, है ना, एरापिना और ये कैटफिश। कैटफिश हमारे देश में आजकल आ गई है, और जिस तालाब में, जिस नदी में ये चली गई, उस नदी का या तालाब के अंदर इसके अलावा कोई नहीं रह सकता, है ना। ये बहुत ही इसको पालते हैं लोग खाने के लिए, पर जिस तालाब में आपने इसको डाल दिया उस तालाब में दूसरी मछली नहीं बचेगी। यहाँ तक कि अपने खुद के अगर छोटी बच्चे वैरायटी है, इसके बच्चे हैं, उनको भी नहीं छोड़ती। तो बड़ी खतरनाक फिश है ये, है ना, कैटफिश बोलते हैं इसको। और ये अफ्रीकन कैटफिश जो हमारे देश में आई है वो सबसे खतरनाक है। खैर आगे चलते हैं। अब इसका प्रभाव चिड़ियों पे भी पड़ता है। बहुत सारी चिड़ियां हमारी गायब हो गई हैं, हमें पता ही नहीं है ना, हमें पता नहीं चलता। हम शहरों में रह रहे हैं, हमें पता ही नहीं कोई चिड़िया खत्म हो गई क्या हुआ, पर उसका एक चेन है, कुदरत ने एक बैलेंस बना हुआ, एक भी कड़ी बीच में से हटती है, चाहे हमें लगता ना हो कि भाई इस कड़ी का क्या, ये चिड़िया का क्या मतलब है, हट भी जाएगी तो क्या हुआ, पर हम देखें उसका बहुत दूरगामी प्रभाव होता है। तो जब डैम्स बनते हैं तो ये चिड़िया जो है ना, ये माइग्रेट करके आती है, कुछ यहीं पे रहती हैं और यहीं नदी के किनारे जो पेड़ पौधे हैं उसमें अंडे देती हैं। पर जब ये बांध बना दिया जाता है तो वो जंगल जो है नदी के किनारे वाला पानी के अंदर चला जाता है, और इन चिड़ियों को ना अंडे देने की जगह बचती है, ना रहने की जगह बचती है, ना इनके खाने की जगह बचती है। तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस एक नुकसान ये है, जैसे हमारे पास ये बगले का है ना, जब पानी बंद हो जाएगा तो आप देखेंगे एक बहता हुआ पानी बिल्कुल साफ होता है, आप उसके अंदर देख सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर होता है। पर अगर वो पानी रोक दिया जाए तो वो मटमैला हो जाता है। उसी तरह से जब हमें नहीं दिख रहा तो इन चिड़ियों को भी फिश देखने में मुश्किल होती है, और वो पानी मटमैला होने की वजह से इनको खाना नहीं मिलता। नदी के किनारे में अंडे देने के लिए खुद भी कमजोर हो जाते हैं, फिर इनका आगे की चेन पूरे स्लो हो जाती है। फिर हमने देखा था कुछ चिड़िया ऐसी जो नदी के किनारे मछली पकड़ने वाली मछलियां हैं, है ना, ये चील हैं, इसके बारे में मैंने आपको दिखाया था, आगे चलेंगे। फिर इंसान पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जो वहां पे रहने वाले, जिस इलाके में डैम बन रहा है, वो डैम जब पानी के नीचे जाएगा तो अपने साथ पूरा इलाका, जितना भी वो इलाका है, वो पानी से भर जाएगा। अब उसमें बहुत सारे गांव आ जाएंगे। तो ये अब अरुणाचल के लोग जो हैं ये बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ हमारे देश की बात है, यही नहीं, हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन भी देखा था, हमने टेरी डैम के बारे में देखा था। मतलब कहीं पे भी डैम बनते हैं तो लोग उनको एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता है, व्यवस्थापन करना पड़ता है। तो ये बड़ा इंसान को, अगर हमसे आज कोई कह दे कि भैया ये जगह छोड़ो, यहाँ से अब तुम नहीं रहोगे, वहां तुम्हारा यहाँ पे इतनी जगह थी, तुमको वहां हम दूर जाके ये इसके बदले में इतना पैसा और इतनी जमीन दे देंगे, तो आप तो मतलब आपके समझ नहीं आएगा ना, क्या करें, मेरे बाप दादा यहाँ पे पले पड़े, अब मुझे अचानक से आप कह रहे हो जाने के लिए। तो वही चीज इनके साथ हो जाती है, तो लोगों को भी बड़ी परेशानी होती है। जैसे ये लोग हैं, अच्छे खासे खेती करते थे, सब कुछ रहते थे, अब बेचारे ऐसे टीन के घर बना के दे दिया कि भैया जाओ, ये पैसे दे दिए, तुम्हारी जमीन के बदले में ये पैसा है, अब रहो। तो बहुत ज्यादा, और या फिर ऐसे मकान बना के दे दिए, देखिए बना के दे दिए, रहने वाला कोई है ही नहीं, है ना, कौन आएगा इस जगह रहने के लिए, ना कोई साधन है ना कुछ है। तो गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी सिर्फ दिखाने के लिए खाना पूर्ति करती है और लोग परेशान होते हैं। फिर हमने देखा कि बहुत सारे लोग इस पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, फ्यूल के लिए, इधर उधर जाने के लिए। और अगर ये डैम बन जाएगा तो ये अब इन लोगों का जीना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोगों पे भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फिर हमने देखा था सिस्मिक एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले, आजकल तो फिर भी बहुत ज्यादा स्टडी करके किसी लोकेशन को चुना जाता है, पर पहले जमाने में जहां देखा नदी है, थोड़ा सा उसके पीछे कैचमेंट एरिया बन रहा है, डैम बना दो साहब यहाँ पे, है ना, डैम बना दो, पर देखते नहीं थे। पर अब क्या है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा, क्योंकि एकदम से इतने हजारों गैलन पानी एक जगह आपने इकट्ठा कर दिया तो उसका वजन जो है जमीन पे नीचे पड़ता है। आप देख रहे हैं, ये जो लेयर थी ना, ये वाली लेयर, ये जमीन की लेयर होनी चाहिए थी यहाँ पे, पर ये यहाँ से खिसक के यहाँ चली गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रिजर्वर बना दिया,
बहुत बड़ा रिजर्व बना दिया, इसका वजन पड़ा, जमीन दब गई। जमीन दबने की वजह से क्या होगा, अब यहाँ फॉल्ट बन गया, ये फॉल्ट बन गया। यहाँ पे फॉल्ट बनने से क्या होगा, यहाँ भूकंप आएंगे। और आपको मैं बताऊं, 75 में से अगर दुनिया में 75 भूकंप आते हैं, उसमें से 7 भूकंप इसी वजह से आते हैं, है ना। ये स्टडी करके बताया, ये RIS की रिपोर्ट है जिसमें वर्ल्ड वाइड बताया कि 75 में से 7 भूकंप इंडिया में इस डैम्स की वजह से आते हैं। तो ये कितना बड़ा खतरनाक बात है ना, इसको हम कितनी लाइटली ले लेते हैं। फिर डैम से बहुत सारा जब पानी रुका रहेगा, तो रुके हुए पानी में मच्छर और इस तरह के विषैले और बीमार कर देने वाले डिजीज कैरिंग पेस्ट जो हैं, ये आ जाते हैं, जिससे कि बहुत लोगों को बीमारियां भी हो जाती हैं। फिर ऐसे प्राणी आ जाते हैं कई बार, जैसे कि ये मगरमच्छ आ गया, कहीं से घूमता घामता ये रिजर्व में आ गया, और अब ये जो है यहाँ पे पूरा बैलेंस ही बिगाड़ देगा ये इकोसिस्टम का, है ना। ना केवल वहां के इकोसिस्टम को, जो इंसान आस पड़ोस में रह रहे उनके लिए भी खतरा हो गया, है ना। तो कई बार रिजर्व में ऐसे इनहेबिटेट्स आ जाते हैं जिनकी वहां पे जो पूरा बैलेंस एकदम ही बिगाड़ दे, है? ये देखिए, ये आ जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि एक चीज होती है, जब डैम्स को बनाया जाता है, तो जो वहां का ओरिजिनल रिवर, ये आर्टिफिशियल हमने एक डैम बना दिया है ना, ये आर्टिफिशियल लेक बना दी हमने पानी रोक दिया। ये नदी किसी ने बैठी थी और यहाँ पे पूरा जंगल था, ये पूरा जंगल जो है सूख गया क्योंकि पानी भर गया, है ना। ओरिजिनल रिवर को हमने रिप्लेस कर दिया, अब अपनी तरफ से मैन मेड लेक बना दिया इसको, है ना। रिवर को झील में बदल दिया हमने, तो उसका बड़ा नुकसान होता है। फिर हमने देखा था कि जब नदी को, डैम को बना देते हैं, नदी के बहने का जो पैटर्न है वही चेंज हो जाता है ना। कभी नदी किधर को बहती थी, अब ये नदी इधर को बहने लगी है ना। और ये रिपेरियन लाइफ लिखा है। रिपेरियन लाइफ किसको बोलते हैं, एक वर्ड है, याद कर लेना चाहिए सबको। रिपेरियन, रिपेरियन मतलब जो नदी के साथ साथ पेड़ पौधों में रहने वाले प्राणी हैं, पेड़ चिड़िया हैं, पक्षी हैं, उनको रिपेरियन लाइफ बोलते हैं, है ना। तो ये जो नदी के साथ वाली लाइफ है, ये भी पूरी तरह से अफेक्टेड हो जाती है पूरी तरह से। और क्या होता है, ये जो वहां का केमिकल कंपोजिशन है जमीन का, पानी का, वो चेंज हो जाता है ना। बहुत बड़ी बात है कि एक, अगर हमने यहाँ पे डैम बना दिया, तो इस जमीन का, मट्टी का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो ही खत्म हो जाएगा, अलग अलग चेंज, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। और आप देखेंगे कि नदी के किनारे किनारे जो अच्छे खासे हरे पेड़ थे, सब पीले पड़ जाएंगे, सूखना शुरू हो जाएंगे, है ना। और ये सब जो है, इसको बहुत नुकसान होता है जो नदी के किनारे वाला है। ये केमिकल कंपोजिशन नदी का चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। फिर एक बात हमने और देखी थी कि ये नदी के अंदर जो मट्टी नदी में बहती हुई आ रही है, नदी एक फ्लो में आ रही है पहाड़ से, आपने देखा होगा ना पहाड़ी नदियां कितनी तेजी से पानी उसमें चलता है, तो अपने साथ बहुत सारा मट्टी पत्थर सब लेके चलता है। और ये बहुत जरूरी होता है, ताकि वो जो आगे नदी में जो दूसरे प्राणी हैं, दूसरे, और खेती के लिए भी, हमारे भी बड़े काम आती है क्योंकि ये फर्टाइल होती है। तो ये जो है, डैम की वजह से नदी का फ्लो रुक गया, अब वो मट्टी वहीं धीरे धीरे वहीं बैठना शुरू हो जाएगी जहां पे है ना। उसकी वजह से क्या होगा, आप ये देख रहे हैं नदी के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाएंगे, यहाँ ही मट्टी इकट्ठा होना शुरू हो गई है। और डैम के पास भी, ये डैम है, डैम के पास भी ढेर लग जाएगा ऐसे, है ना। हम सोचेंगे हमारे डैम की कैपेसिटी तो इतने मिलियन लीटर पानी की है, पर वास्तव में देखेंगे तो ये बार बार हमारे को इसमें से मट्टी निकालनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं डीसिल्टिंग, डैम को डीसिल्ट करना पड़ता है, बार बार मट्टी इकट्ठा हो जाती है। और ये देख रहे हैं आप, इस तरह से देखिए, पूरी नदी किसी टाइम भर के चलती थी, अब ये डैम है इधर कहीं पे आगे, उसकी वजह से ये पूरा मट्टी का यहाँ पे ढेर लग गया है, ब्लॉकेज की वजह से, है। ये बड़ा खतरनाक चीज है, बहुत नुकसान होता है इससे। ये भी वही चीज देख रहे हैं आप, सेडिमेंट्स रुक गए, और आगे जो है नदी में जो इसकी जरूरत है, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, वो आगे नदी में नहीं पहुंच पाता। और क्या होता है, आप देख रहे हैं, ये किसी जमाने में एकदम भर के चलने वाली नदी थी, अब ये डैम की वजह से पूरे स्ट्रेच जो है डी वाटर्ड हो गया, मतलब पानी ही नहीं है इसमें। किसी जमाने में ये यहाँ किनारे तक पानी भर के चलता था इसमें, है ना। अब यहाँ पे आदमी आराम से मछली पकड़ रहा है, कुछ पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहा है पता नहीं, मछली भी कहाँ होगी इसमें। तो ये हम देख रहे हैं कि पानी को जब डैम से डाइवर्ट करते हैं, तो पानी नदी में कम, आगे जो आगे का जो नदी है वो पूरी ड्राई हो जाती है, और पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है उसमें, हम कुछ जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें अलगाई, ये काई बनना शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं अलगाई बूम, अलगाई बूम। जिससे, और ये क्या करती है, जो ऑक्सीजन पानी में अंदर है
उसको सबको सोख लेती है अपने अंदर, है ना, ऑक्सीजन को सारी खींच लेगी, और सारी ऑक्सीजन खींच लेगी तो मछलियां कहाँ जाएंगी, वो मर जाएंगी। तो अल्टीमेटली कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि ये जगह पूरी डेड हो जाएगी, यहाँ पे कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह पाएगा, है ना। ये बड़ी दूर की बात है, पर ऐसा हो जाता है कई बार कि डैम्स में अलगाई आ जाए। और कई बार क्या होता है, ये जो इसमें हम जो खाद, हमारे खेतों से खाद, हमारी फैक्ट्रियों से कुछ मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स इस डैम में चले जाते हैं, और डैम में जाने की वजह से क्या होता है, अलगाई को, जो ये काई है, इसको बड़ा खाना मिल जाता है, और खाना मिलने की वजह से ये पूरा एकदम घेर लेती है, और ये पूरे आप देख रहे हैं ये सारी अलगाई की जो है उसी की वजह से, जो हमने फर्टिलाइजर्स पानी में मिला दिए थे, वो खेती की वजह से, बारिश की वजह से बहते बहते इस डैम में इकट्ठे हो गए। क्योंकि पहले तो बह जाती थी, समुद्र में चले जाता था, समुद्र में उसका नुकसान होता था, हम देखते थे कोरल रीफ कितना नुकसान होता है इन फर्टिलाइजर की वजह से। और अब जो है ये एसिडिक, और ये जो है एसिड हो गया, और ये पूरे इलाके को खराब कर दिया पूरा। देखिए एसिड बन गया, सारे पेड़ मर गए, और ये नदी सूख गई, है ना। पूरा हमने देखा डैम्स जो है पूरे फॉरेस्ट को सुखा देता है। और अपने कैचमेंट एरिया को, कैचमेंट एरिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी समझना चाहिए। कैचमेंट एरिया किसको बोलेंगे, पूरा इलाका, जिस इलाके से पानी उस डैम में आ रहा है उस इलाके को कहेंगे कैचमेंट एरिया। तो उस इलाके को पूरी तरह से डैम डिस्ट्रॉय कर देता है, लगभग नाश कर देता है, उसको डिग्रेड कर देता है, उसकी जितनी उसकी पोटेंशियल है वो खत्म हो जाता है उसका। और एक बात जैसे हमने देखा था कि, क्योंकि धर्मेश्वर मैडम ने एक प्रश्न पूछा था, तो मैं उसके बारे में सोच रहा था कि उन्होंने बोला ये मछलियां जो हैं, ये तो साल्मन मछली, ये तो कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, और इधर अलास्का में, और इधर नॉर्वे, फिनलैंड उस साइड में ही है, इसका हमारे देश से तो कोई लेना देना, ये तो एक लोकल एरिया। तो मैं देखने लगा हमारे देश में क्या नुकसान होता है, या और जगहों पे क्या क्या है। तो बहुत सारी बातें सामने आई, जैसे हमने ओरेंगुटैन का देख लिया, अब हम देख रहे हैं सुमात्रा के टाइगर का। ये टाइगर है सुमात्रा का, ये भी हमारे टाइगर से थोड़ा छोटा होता है ये, है ना, सुमात्रा टाइगर। पर ये बहुत एंडेंजर्ड हो गया है, क्योंकि वैसे ही बहुत कम है, इसका शिकार कर लेते हैं लोग। दूसरी बात, जिस जंगल में रहता है उस जंगल पे डैम्स प्लान किए जा रहे हैं। वो ये मानते हैं, जैसे हमारे भी नर्मदा जब डैम बन रहा था, तो ये उसमें भी यही हुआ कि भैया ये जानवर कहाँ जाएंगे। उन्होंने बोला जानवर हैं, जब पानी भरेगा तो दूसरी जगह चले जाएंगे, खिसक जाएंगे। पर जानवरों का ऐसा नहीं होता, जानवर अपनी जगह जल्दी से नहीं छोड़ते, है ना। वो आपने महसूस किया होगा कि वो अपनी जगह आना, वही रहना चाहते हैं, वहीं घूम घूम के आएंगे, बहुत से मर भी जाते हैं। तो ये, या फिर जाते हैं तो फिर इंसान कहता है अरे ये तो हमारे एरिया में आ रहे हैं, फिर उनको मारना शुरू कर देते हैं। ये टाइगर आ गया हमारे जंगल शहर में, इसने उस बच्चे को मार दिया, उस गाय को मार दिया, उसको मार देते हैं। तो ये बेचारा अभी बड़ा प्रॉब्लम में है डैम की वजह से। तो ये सुमात्रा टाइगर बड़े प्रॉब्लम में है। और ये जो जंगल है, ये पूरा जंगल, जैसे पहले की ये डैम बनाया गया था, ये है चाओलैन लेक है थाईलैंड में। किसी जमाने में यहाँ पे बहुत टाइगर थे, अब यहाँ पे एक भी टाइगर नहीं बचा। तो किस कारण से, क्योंकि ये डैम ने बना दिया, डैम ने यहाँ पे रिजर्वर बन गया, पानी इकट्ठा हो गया, और यहाँ से सारे टाइगर्स को यहाँ से भागना पड़ गया। किधर गए बेचारे हमें नहीं पता। और ये हमारे देश का भी टाइगर है ना। इसमें हर 5 टाइगर में से एक, 5 टाइगर अगर हैं उसमें से एक टाइगर डैम से प्रभावित है। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज हम देख रहे हैं डैम्स के बारे में। और जैगुआर जो है, जो कि साउथ अमेरिकन जंगल्स में होते हैं, अमेजन नदी में अमेजन के जंगल में होता है, इसको भी, ये भी बहुत अभी खतरे में है। क्योंकि जिस अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में, जहाँ पे ये जंगल में रहता है, वहां पे अब गवर्नमेंट बड़े डैम्स बनाने की प्लान कर रही है। जब डैम्स बनाएगी तो ये स्पीसीज जो है खतरे में चले जाएगी, क्योंकि इसके रहने की जगह खत्म हो जाएगी। ये अब ये देखिए, इसको, ये इसका जो एरिया है जिसमें रहता है, 25,000 स्क्वायर मीटर हैज बीन लॉस्ट टू एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन। अभी तक 25,000 स्क्वायर किलोमीटर खत्म हो चुका है। और अभी ब्राजील और अमेजन, ब्राजील गवर्नमेंट अमेजन के अंदर 300 और डैम बनाने की सोच रही है। सोच लीजिए आप, अभी 300 और डैम बनाएंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, है ना। तो शायद हम इसको बचे भी ना। फिर ये हमारे देश की बात आ गई, फिर हमारे देश में, तो ये मछली जो है, ये मछली हमारे देश की है, और ये भी एंडेंजर्ड हो गई है। हालांकि छोटी सी मछली है, हम किसी को ध्यान भी नहीं होगा, ये मर भी जाएगी तो हम कहेंगे पता नहीं, ये होगी कुछ। पर ये एक अनडिस्कवर्ड स्पीशीज में से एक है, बहुत छोटी सी मछली है। और ये
डैम्स की वजह से बहुत खतरे में है। ये हमारे देश की अपनी मछली है ना। तो ये हमारे, फिर हमने अलगाई के बारे में देख लिया था कि कैसे अलगाई हो जाती है और ये हो जाता है। फिर अब एक और बात जल्दी से देखते हैं, डैम्स जो है पानी को वेस्ट करता है। हम सोचते हैं पानी कंजर्व कर रहे हैं, हम पानी को बचा रहे हैं, पर अगर पानी को बचा, इसको डैम को ना बनाया जाए तो बहुत सारा पानी बच सकता है। वो कैसे? जैसे कि हमारे खासकर ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिकल मतलब जो इक्वेटर के साथ साथ वाले देश हैं, नॉर्थ कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न के बीच में जो इलाका है, उसके इलाके को ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। वो इलाके में गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्मी ज्यादा होने से इवेपोरेशन बहुत होता है, इवेपोरेशन। तो यहाँ पे लिखा तकरीबन अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें से 7 ml, या अगर 100 लीटर पानी ले लें तो 7 लीटर पानी आपका भाप से ही उड़ जाएगा। 10,000 लीटर पानी ले लें, 700 लीटर पानी आपका ऐसे उड़ जाएगा, 70 लीटर पानी, है ना। तो आप अगर बढ़ाते जाए तो आप देखेंगे कि कितना पानी आप वेस्ट कर रहे हैं, आपका इवेपोरेट हो जा रहा है। और ये तो धूप से उड़ गया। दूसरा, पौधे हो जाते हैं उसमें। जब इस तरह के पौधे हो जाते हैं, जो कि ये इन्वेसिव प्लांट बोलते हैं, इन्वेसिव मतलब हमलावर पौधे, इनका कोई फायदा नहीं है नुकसान के अलावा, ये इन्वेसिव है, ये यहाँ के नहीं है, दूसरे जगह से आ गए और इस डैम में बैठ गए आके। अब ये निकलने वाले नहीं है यहाँ से, इनको कितना भी निकालने की कोशिश करो ये नहीं मरते हैं। तो ये इसको बोलते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। मतलब एक तो इवेपोरेशन होता है जो सीधा धूप से उड़ जाता है, और ये इवेपो ट्रांसपिरेशन मतलब पौधे जो अपने अंदर से सांस लेने की वजह से जो हवा में नमी छोड़ते हैं, ये जो पानी को इवेपोरेट करते हैं, है ना, उसकी वजह से बहुत बड़ी अमाउंट है। लिखा है क्या? सच इवेपोरेशन अमाउंट्स टू 6 times मोर देन द इवेपोरेशन। अगर ये 7% हो रहा था तो इसको 6 से गुना कर दीजिए, 7 6 42% पानी उड़ाना शुरू कर देगा ये पौधा। तो ये बहुत बड़ा, बहुत नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? आपने पानी बचाने की जगह बहुत नुकसान कर दिया। फिर एक बड़ी मन में एक फॉल्स सिक्योरिटी आ जाती है, अरे इतना पानी है, कोई कमी नहीं है, मजे से नहाओ धो खाओ पियो, है ना। पर वास्तव में ये एक फॉल्स सिक्योरिटी है, वो बहुत, इससे बहुत ज्यादा हम पानी को वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि कमी नहीं है, खूब लगाओ पानी, नहाओ धो। फिर हमने देखा कि ये एक तरह से आर्कियोलॉजिकल साइट्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप यहाँ शहर देख रहे हैं, ये हीराकुद डैम के इलाके में एक शहर है, ये पूरा डूब गया पानी के अंदर, और जब पानी कम हो जाता है तब ये फिर से बाहर झांकता है ना। ये शहर सारा बाहर झांक रहा है, देख रहे हैं आप, ये सारा पानी से बाहर आता है, तब लोग देखने आते हैं इनको। यहाँ पे मंदिर भी हैं, तब इनको, जैसे महानदी में है ना, महानदी के अंदर ये एक टेम्पल है, जब 500 साल पुराना टेम्पल है, पानी में डूब गया। अब लोग जब पानी कम हो जाता है तब बोट से आते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, फिर जब पानी आता है फिर चले जाते हैं। और ये तो हमारे सामने की बात है ना। ये टेहरी बांध जब बना था, तो जो ओल्ड टेहरी था उसमें ये टेहरी का घंटाघर था, देखिए है ना, ये पानी में ये टेहरी का घंटाघर था। अब ये घंटाघर बेचारा टेहरी बांध के नीचे पूरा चला गया है। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स को, हिस्टोरिकल साइट्स को भी नुकसान पहुंचाता है। फिर हम देखेंगे कि अब हम एक बहुत और गंभीर बात पे आ जाते हैं कि ये मीथेन जो कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। हम कहते हैं भाई ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग में इसका नुकसान होता है। पर कार्बन डाइऑक्साइड से करीबन 32 गुना ज्यादा ये मीथेन गैस नुकसान करती है। और मीथेन गैस बहुत ज्यादा, आप देख रहे हैं ये डैम की, यहां से जब पानी को छोड़ा जाता है तो जैसे हम कोका कोला की बोतल खोल के गैस रिलीज करते हैं ना, इस स्पीड से यहाँ पे मीथेन गैस निकलती है। अभी मीथेन गैस बनी कैसे? क्योंकि जितने पेड़ पौधे यहाँ पे इस डैम के रिजर्वर में आ गए, है ना, वो मर गए। अब ये पानी जब कम होगा, अब जैसे पानी यहाँ आ गया तो यहाँ पौधे फिर उग जाएंगे, फिर जब पानी जाएगा तो ये फिर पौधे पानी के अंदर आ जाएंगे। तो ये पौधे आना मरना, डिके होना, मरना सड़ना, उसकी वजह से क्या होगा? इसे मीथेन गैस बनेगी और ये नुकसान करती है। और यहाँ पे ये भी एक बात की गई कि ये एक स्टडी करी गई कि जितने डैम्स से जितना ये ग्लोबल वार्मिंग पे अफेक्ट हुआ है, वो कह रहा है अबाउट 54 नेचुरल गैस प्लांट्स जनरेटेड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इतना ज्यादा, हम सोचते हैं कि भैया ये गैस वाली एनर्जी या कोल वाली एनर्जी ये प्रदूषण कर रही है, पर वो बता रहे हैं कि
उससे ज्यादा प्रदूषण डैम्स वाली जो पानी वाले हाइड्रो से ज्यादा प्रदूषण हुआ है, उससे ज्यादा मीथेन पैदा हुई। तो इसको कहा गया, ये लिखा है कि इट मस्ट बी ट्रीटेड लाइक फॉसिल फ्यूल। हम सोचते हैं कि ये इसको कोई नुकसान नहीं है, ये तो जो कोयला जलाना या गैस जला के जो बिजली बना रहे हैं वही नुकसानदायक है। वो कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल की तरह ट्रीट करना चाहिए, इसको भी उसी दर्जे में लेना चाहिए, क्योंकि ये भी उतना ही नुकसान कर रहा है ना। देखा है कि मीथेन गैस जो है 4% टोटल ग्लोबल वार्मिंग जितनी भी होती है, और एक डैम जो है 104 मिलियन मैट्रिक टन मीथेन पैदा कर देता है ना। बड़े बड़े डैम जो है दुनिया के, वो इतनी मीथेन पैदा कर देता। तो आप सोच लीजिए कितना नुकसान हो रहा है ना। और ये लोग बोलते हैं देखिए यहाँ पे CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन सब निकल रही है डैम की वजह से यहाँ से, क्योंकि ये सब पौधे इसके अंदर मर गए। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, अब जैसे आप ये अमेजन में बना रहे हैं है ना केवल ये वो सोचते हैं भाई हमारे यहाँ की बिजली हमको कोई बिजली नहीं देता, हमें अपने आप को डेवलप करना, हमें बिजली चाहिए। तो अब अगर ये प्रोसेस जो अमेरिका में ब्राजील में चल रहा है, अगर ये चीज हो जाती है, तो आप देखिए इसमें लिखा है 25 मिलियन हेक्टेयर, यानी 25 मिलियन एकड़, 25 मिलियन एकड़ जमीन जो है रेन फॉरेस्ट की, घने जंगल की, वो पानी के नीचे चली जाएगी। तो आप सोच लीजिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और कितना क्या क्या नुकसान होगा, कितने प्राणी कितने इंसान इन जंगलों में रहने वाले सबको नुकसान हो जाएगा, है ना। और हम सोचते हैं कि इससे वाटर टेबल बढ़ जाएगा, पर वाटर टेबल डैम से नहीं बढ़ता, ये भी एक बड़ी बात है ना। डैम्स की वजह से ज्यादा पानी का वाटर लेवल नहीं बढ़ता, बल्कि वाटर टेबल कम हो जाता है। पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाता है, उसको वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है, वो कम हो जाता है। और यहाँ देख रहे हैं आप, ये कोलोराडो नदी है, जो आप ये व्हाइट लाइन देख रहे हैं, किसी जमाने में यहाँ तक पानी था, पर अब यहाँ पे हुवर डैम आगे बना दिया, बहुत बड़ा डैम बना दिया हुवर डैम की वजह से पूरी नदी लगभग मरने की कगार पर पहुंच गई है। बहुत जगह आप देखेंगे तो यहाँ तक का पानी अब बिल्कुल यहाँ पहुंच गया है ना, ये नदी को सुखा दिया इस डैम ने। और कोस्टल डेल्टास, जो डेल्टा बनता था नदी के जहां पे नदी समुद्र के साथ मिलती थी, अपने साथ सारा मट्टी और ये लेके आती थी रेत, और एक डेल्टा बनता था, है ना। अब क्योंकि नदी में सारा जो मट्टी लाने वाला है वो डैम ने अंदर ही वहीं रोक लिया, वहीं पे नदी के बीच में ही आइलैंड्स बन गए और मट्टी यहाँ नहीं आ पाई, तो डेल्टा कम होते जा रहे हैं। डेल्टा जो किसी जमाने में यहाँ तक होना चाहिए था, ये कम होता जा रहा है क्योंकि मट्टी आ नहीं रही, है ना। और डेल्टा ही नहीं, ये जो बैरियर रीफ्स होते हैं, इसको बोलते हैं बैरियर रीफ। देखिए ये तो हमारा मेन आइलैंड है, मेन जो जमीन है ना। और ये जमीन के और समुद्र के बीच में एक और अगर ऐसा एक बन जाए, है ना, इसको बोलते हैं बैरियर। बैरियर मतलब एक रुकावट। तो ये बैरियर रीफ्स हैं, ये भी पूरी तरह से डिपेंड होते हैं इसी मलबे पे से जो आता है नदी के साथ बह के। अगर ये भी कम हो जाता है तो बैरियर रीफ को भी बहुत नुकसान होता है ना। तो ये बहुत दूरगामी इसके प्रभाव होते हैं। फिर हमने देखा, जैसे 2-3 एग्जांपल दिखाए आपको, नील नदी, पो नदी, रोन नदी, पर नदी, यांगत्से नदी, ये सब की वजह से क्या हुआ, अब नदी के किनारे जो समुद्र में मिलने वाली मट्टी आती थी, ये मट्टी कम होने लगी है, तो जमीन जो है वापिस खिसकना शुरू हो रही है ना, सेडिमेंट्स नहीं आ रहे हैं। और ये तो उस देश का हो गया। हमारे देश का बात करें तो ये बताया गया कि गंगा ब्रह्मपुत्र में, है ना, सेडिमेंट्स, इंडस नदी के जो सेडिमेंट्स हैं 94% कम हो गए। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के सेडिमेंट 30% कम हो गए। नर्मदा नदी का जो डेल्टा का सेडिमेंट से 95% कम हो गए। तो आप लगा लीजिए कितना नुकसान हम कर रहे हैं इस डैम्स की वजह से। मट्टी जो है, अगर 100 किलो मट्टी आती थी तो अब सिर्फ 5 किलो मट्टी आ रही है। इतना बड़ा नुकसान है? तो ये हमारे देश की विडंबना है। फिर हमने देखा कि बहुत सारा एरिया डैम की वजह से खेती की जमीन बर्बाद हो जाती है। खैर आगे चलते हैं। अब हमारा देश जो है, ये भी एक जनरल नॉलेज की बात बता दूं, हमारा देश दुनिया में 3rd नंबर पे है डैम्स के नंबर पे। इसलिए हम दूसरे देशों को नहीं कोस सकते कि भाई तुम लोगों ने प्रदूषण कर दिया, हम भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। 3rd नंबर पे हमारा देश है। सबसे पहले चाइना है, फिर अमेरिका है। अमेरिका ने सबक सीख लिया है बहुत ज्यादा, अभी वो अपने आप को काफी कुछ चेंजेस कर रहा है, आगे देखेंगे हम। और इंडिया 3rd नंबर पे, फिर जापान है, और ये सारे देश हैं। अब हम देखेंगे कि डैम्स के जो फेलियर्स हैं, जल्दी जल्दी खत्म करना है सेशन,
डैम्स की वजह से कई बार डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। जब डैम्स में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कि 1989 में सॉल्ट फोर्क डैम था जॉन्सटाउन पेंसिल्वेनिया अमेरिका में, वहां पे 2200 लोग मर गए थे, ये डैम टूट गया, है ना। फिर चाइना में हुआ ये, है, यहाँ पे तो 90,000 से 2,30,000 लोग करीब मर गए यहाँ पे, क्योंकि एकदम से बहुत तेज बारिश हुई, डैम की कैपेसिटी थी नहीं इतना रोकने की, डैम टूट गया और सारे लोग वहां के नीचे के मर गए। और ये तो हमारे सामने की बात है, ब्राजील में भी कुछ साल पहले हुआ था, आपने देखा था कि डैम डिजास्टर था। एक डैम बनाया गया था जहां पे खदान का गंदा पानी इकट्ठा करते थे। यहाँ पे लोहे की खाई थी, आप देख रहे हैं ना, सारे घर लाल लाल दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा आयरन है, लोहा निकालते थे और उसका जो मलबा है और उसका जो गंदा पानी है वो एक जगह स्टोर करते थे। पर एक बार कुछ ऐसा हुआ, वो डैम जो था ना, मट्टी का डैम था, वो पूरा पूरा मट्टी पूरी खिसक गई है, पूरी खिसक गई, और उसमें बहुत सारे गांव के लोग और सारे जो आगे के एम्प्लॉइज थे, फैक्ट्रीज थी, सब बह के चली गई। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है ना, अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। फिर ये हम दूर देश में क्यों जाएं, हम अपने देश में ही देख लेते हैं। 2019 में, है ना, रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र में, अभी 19 की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, आपने न्यूज में सुना होगा कि ये डैम जो था पूरा टूट गया। बहुत तेज बारिश हुई थी 2019 में, बहुत बारिश हुई थी और ये डैम टूट गया। पता है कमाल की बात, हमारे देश की तो कमाल की ही बात है, उन्होंने बोला साहब ये डैम टूट गया क्योंकि यहाँ पे ना केकड़े हैं, केकड़ों ने डैम को कमजोर कर दिया। अपनी गलती नहीं मान रहे कि हमने इसको ठीक से नहीं बनाया या क्या किया, और उन्होंने केकड़ों पे डाल दिया कि केकड़ों की वजह से ये टूट गया। खैर, तो ये 2019 की हमारे देश की। फिर हमने टिहरी बांध का भी 2021 में, पिछले साल की बात है, आपने सुना होगा, जो टनल बना रहे थे डैम की, उसमें वो एकदम से वो टूट गया और पूरा पानी पानी भर गया, और उसमें बहुत सारे 150 लोग तो एम्प्लॉय जो थे वहां पे काम करने वाले मर गए। अब उसको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। तो डैम जो है बहुत दफे नुकसान कर देते हैं। और एक बात इस पे आपको मैं बताना जरूर चाहूंगा कि डैम्स जो है ना, आज के जमाने में कितनी भी लड़ाई हो जाए, मेरी, अमेरिका की, किसी की भी, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान की, तो एक इंटरनेशनल लॉ बनाया हुआ है, इंटरनेशनल लॉ बनाया हुआ है कि कोई भी देश किसी डैम को नहीं मारेगा, है ना, डैम्स को कोई नहीं मारेगा। तो जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी काबू नहीं आ रहा था, जर्मनी बहुत ज्यादा वो कर रहा था, तो उन्होंने डैम बस्टर्स करके बॉम्ब बनाया। मैं एक छोटा सा क्लिप है आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ देखिए, यहाँ से दिखाऊंगा आपको, पूरा नहीं दिखाना। ये इसके नीचे ये बॉम्ब लगाया है, ये ड्रम जैसा, और इसका काम है डैम को तोड़ना। इसका नाम ही था डैम बस्टर। On the night of 16 May, 19 Lancasters set off on the mission. Flying at low level, ये ब्रिटिश जहाज है, लैंकेस्टर जहाज है, इस जहाज का नाम लैंकेस्टर था, और ये जा रहे हैं जर्मनी में उसके डैम्स को तोड़ने के लिए, ताकि वो डैम का पानी जाके उसके शहरों को तबाह कर दे। ये ड्रम वाला बॉम्ब था, इसको ऐसे बनाया गया था कि पानी में लुढ़कता लुढ़कता जाके डैम से टकराए और डैम को तोड़ दे, इसलिए इसका नाम डैम बस्टर्स रखा गया था। और इसकी वजह से कई शहर तबाह हो गए, ये डैम तोड़ दिया गया। तो ये भी एक बात है। तो आज के जमाने में हम क्या करते हैं, जैसे एम्बुलेंस के ऊपर निशान लगा होता है, हर डैम के ऊपर ऐसी जगह पर जहां पे प्रोटेक्टिव साइन, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऐसी कौन सी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अनुसार कौन सा सिग्नल है जिससे पता चल जाए कि भाई यहाँ पे हमारे को अटैक नहीं करना, तो वहां पे 3 ऑरेंज गोले बने होंगे, है ना, 3 ब्राइट ऑरेंज सर्कल्स। ये साइन है कि भैया ये प्रोटेक्टिव साइन है, इस इलाके पे आपको बम नहीं मारना है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना। ये एक इंटरनेशनल समझौता हो रखा है। तो ये भी एक आपके लिए जनरल नॉलेज की बात है। और अब हम देखेंगे, जल्दी से हमारा टाइम हो गया, कि अब लोगों ने, मैंने जैसे आपको बताया, अमेरिका ने समझ लिया कि हमें कैसे अब इसको डैम से हमें नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने बहुत जगह डैम, जैसे पहले ये डैम था, इस डैम को उन्होंने तोड़ दिया, हटा दिया। और बड़े ताज्जुब की बात है कि जो नुकसान हुआ था इतने सालों में, कुदरत ने बड़ी जल्दी से रिकवर किया, है ना। इन्होंने पुराने डैम्स को हटा दिया, जो उससे नुकसान हो रहा था, डैम्स को हटाना शुरू कर दिया। 2012 की घटना है।
और कुदरत ने बड़ी जल्दी से सब कुछ ठीक करना शुरू किया। अब हम सोचेंगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है कि ठीक है साहब, आपने बताया डैम्स के फायदे थे, डैम्स के नुकसान भी हैं, नुकसान तो आपने बहुत गिना दिए, तो हम करें क्या? इलाज क्या है? ऑल्टरनेटिव क्या है? तो मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स बता रहा हूं जिसकी वजह से जो हम इस डैम से हम बच सकते हैं। पहली बात, हम डैम्स को बनाते थे कि भैया पानी को हमें बाद में हमारे को जरूरत पड़ेगी तो हमारे को जरूरत पड़ काम आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करें कि जो रिजर्व्स हैं, जो बड़ी बड़ी झीलें हैं, वहां पे आप ऐसे ड्रिल कर दें पाइपों को जिससे कि ये पानी जो है नीचे ग्राउंड में चला जाए, है ना, ग्राउंड वाटर लेवल में चला जाए, ग्राउंड टेबल वाटर टेबल आपकी बढ़ जाए। तो आपका जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको डैम से पानी भेजने की जरूरत नहीं है। अब किसान अपने कुएं से कहीं से भी पानी निकाल ले क्योंकि वाटर टेबल ऊपर हो गया। एक बात। दूसरी बात, जापान ने एक बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी निकाली है। जापान ने क्या कहा साहब, हम डैम बनाते हैं यहाँ पे, है ना, ये डैम बनाते हैं, सूरज आता है, इवेपोरेट कर देता है और बहुत सारा इससे पर्यावरण को नुकसान है। तो हम ऐसा करते हैं, जो पानी जमीन के नीचे जाता है वो भी तो बह रहा है ना आगे, ये जमीन का लेवल है, जमीन के नीचे जो पानी बह रहा है, हम जमीन के नीचे बहने को रोक देते हैं, जमीन के नीचे डैम बना देते हैं, जो जमीन के नीचे वाला पानी है वो जो बह रहा है उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो देखिए उन्होंने ग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड डैम बनाना शुरू करा जापान में। उससे क्या हुआ, पेड़ पौधे इंसान किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, पानी आपका वहीं का वहीं है, वाटर टेबल आपका ऊपर हो गया, जब जरूरत है तब आप पानी को निकाल के यूज कर लें। तो एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी जापानियों ने शुरू करी जो कि हम भी कर सकते हैं। दूसरा, हमारे देश के एक बंदे ने बताया कि ऐसा करना चाहिए कि डैम को ऐसी जगह बनाओ जहां वो समुद्र के पास मिलने वाली, जैसे ये आपका समुद्र है उसके बगल में यहाँ पे डैम बनाओ, ताकि अगर कोई नुकसान होना है, कोई बड़ा बाढ़ या बांध टूटता भी है तो वो सारा पानी समुद्र में चला जाएगा, ऊपर किसी इंसान को नुकसान नहीं होगा, ऊपर से नदी का पानी वैसे ही बहता हुआ चला आएगा और दूसरा जो पर्यावरण के नुकसान है वो नहीं होंगे। तो उन्होंने बोला कोस्टल रिजर्वर्स बनाया जाए, कोस्ट के किनारे में, है ना, कोस्ट के किनारे में। फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पानी है उसको हम रिसाइकल करें तो हमारे पानी की कमी कम हो जाएगी। जैसे ये इंडस्ट्री से पानी आया, यहाँ देखें ये इंडस्ट्री से पानी आया, ये घरों से पानी आया, ये ऑयल मिल से आया, ये फैक्ट्रियों से पानी आया, है ना, ये बारिश का पानी आया, ये सबको हमने यहाँ पे किया, ट्रीट किया। वाटर ट्रीटमेंट करने के बाद हमने उस पानी को यहाँ पे पार्क में पानी देने भेज दिया, हमने उसको इरिगेशन के लिए डाल दिया, हमने उसको पीने के लिए भी यूज कर लिया और रिजर्व करके, फिर हमने उसको एग्रीकल्चर में खेती में डाल दिया, हमने पानी को ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए यूज कर दिया। तो उस पानी को हमने वेस्ट नहीं किया, है ना। एक ये नहीं कि पानी आया, जितना किया बारिश का पानी जितना यूज किया कर लिया, बाकी गया नाली में, वो नहीं करना, उस पानी को रिसाइकल कर दिया। तो एक कारण ये हो सकता है यूज करने का। फिर उन्होंने बोला ठीक है साहब, जो बांध बन गए, जो नुकसान होना था हो गया, अब नए ना बनाओ, जो है उन्हीं को ठीक ठाक कर लो, उन्हीं की कैपेसिटी बढ़ा दो, उन्हीं को आप उसको ठीक ठाक कर लो ताकि उस आगे को नुकसान ना हो, है। एक ये किसी ने साधन बताया कि आप ऐसे कर लीजिए। फिर हम नदी में बाढ़ आती है साहब, बाढ़ को मैनेज करना है, बाढ़ को कैसे मैनेज करें, तो उसके 4-5 पॉइंट्स उन्होंने आइडिया दिया कि भैया डैम्स हम बनाते थे ताकि बाढ़ आए तो पानी हम वहां पे इकट्ठा कर लें और लिमिट हिसाब से पानी छोड़ें, है ना। तो उन्होंने बोला ऐसा करो कि एक तो आप क्या है, नदी के जो जो तट हम बीच बीच में बना देते हैं उसको नदी के अंदर ले जाओ, दूर बांधों को, जो मुंडेर बनाते थे हम पानी को रोकने के लिए, वो बीच बीच में डाल दो ताकि पानी का फ्लो स्लो हो जाए, पानी एकदम से थोड़ा पानी इकट्ठा वहां हो, थोड़ा पानी यहाँ इकट्ठा हो, एकदम से पानी बह ना जाए, है ना, इस तरह से बना लो। या तेजी से पानी ना आ जाए, या जब ज्यादा बांध में पानी हो रहा है, नदी में पानी हो रहा है, तो ऐसे आप क्या है उसमें एक छोटी चैनल बना दो, साइड से पानी बह के चला जाए। जैसे आप दिल्ली में देखते हैं उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं ना, जैसे जमुना नदी में बाढ़ आ जाती थी तो इस इलाके में पूरे में पानी भर जाता था। तो अब उन्होंने क्या किया, पुश्ते बना दिए हैं, नहरें बना दी, कैनाल्स बना दिए, पानी को पूरे में डाइवर्ट कर देते हैं, तो वो पानी सारे में फैल जाने की वजह से नदी पे लोड कम हो जाता है, तो ये कर देते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा प्लान करके इसको कम कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम ऑल्टरनेटिव साधन बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये विंड मिल है, हवा से चलने वाली पवन चक्की,
इसमें हवा, चक्की नहीं बोलेंगे, हवा से चलने वाला पंखा है, और इसके पीछे पंखे से या इसके पीछे डायनामो है, यहाँ पे डायनामो, जब ये घूमेगा तो डायनामो घूमेगा तो बिजली बनेगी। और इसी चीज को पानी घुमाता है तो बिजली बनती है, पानी में भी यही प्रिंसिपल है। यहाँ पे इस पंखे को हवा घुमा रही है, वहां पे पानी घुमा देता है इस पंखे को। अंदर सिस्टम वही है, ये डायनामो दोनों, उधर भी डायनामो लगा हुआ है, यहाँ पे भी डायनामो लगा हुआ है। तो हम पानी की बजाय हवा को प्रयोग करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे तो कोई प्रदूषण नहीं है। दूसरा, हम सोलर पावर को यूज करना शुरू कर दें, ताकि इससे हमारे को और भी जो ऑल्टरनेटिव है नदी के ऊपर, जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, वो कम हो जाए। ठीक है, अंत में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ये आखिरी वीडियो है, इसको आप देखिए, और इसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया में किस तरह से झूठ फैलाया गया कि डैम से कुछ नुकसान नहीं होता। वास्तव में डैम से कितना नुकसान होता है आप देखिए, और इसके बाद फिर हम आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। ये अमेज़न नदी का पूरा डेल्टा आप देख रहे हैं। Healthy rivers are necessary for supporting life on Earth. They help maintain healthy ecosystems and a balanced climate. नदियां कितनी जरूरी है वो बता रहा है पहले। Yet the world's last free-flowing rivers are being sacrificed for the illusion of clean energy. ये बोला एक इल्यूजन है, इल्यूजन मतलब एक भ्रम है कि ये हमारे को शुद्ध बिजली मिल रही है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, कुछ प्रदूषण नहीं हो रहा। ये एक इल्यूजन है, एक भ्रम फैलाया हुआ है। Healthy ecosystems and a balanced climate. Yet the world's last free-flowing rivers are being sacrificed for the illusion of clean energy. बांध बनाए जा रहे हैं दबा के। Nowadays, it's become common to hear government officials, corporate leaders, सारे गवर्नमेंट लीडर्स बोल रहे हैं international भैया institutions हमारे को बिजली की जरूरत है, tell us that क्लीन large एनर्जी लाएंगे। hydroelectric dams are a source of clean and green energy, urgently needed as an alternative to fossil fuels to help resolve the climate crisis. बोले दुनिया के अंदर जो मौसम गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे हमें The बचाएगा। truth is that dams destroy rivers, devastate lives, produce methane, and fuel rampant corruption around the world. In terms of climate change, they do nothing. Well, that's not entirely true. Dams actually contribute to global warming, principally in tropical regions like the Congo and the Amazon. Rotting vegetation and flooded ये सारा forests आपको produce जंगल डूबने की वजह से a powerful सारा global warming मीथेन, gas. कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इसमें से। Methane is much more powerful than carbon dioxide in provoking global warming. Per ton, methane देखिए मेथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से 34 गुना ज्यादा हार्म करता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पर्यावरण को, है ना, हमारी ओजोन लेयर को 34 गुना, कार्बन डाइऑक्साइड से भी 34 गुना। तो ये बहुत खतरनाक चीज is है। actually 34 times more potent a greenhouse gas than carbon dioxide. Studies have shown that because of this, the world's dams are actually responsible for as much global warming emissions as global जितने aviation. खास प्रदूषण कर रहे हैं Dams are उनसे always ज्यादा being डैम हमारे criticized because सोच that लीजिए is कितना green प्रदूषण है। energy that doesn't have any impact on global warming. And people have heard that so many times that they believe it, and they've never heard any of the other information. What's more, dams are highly vulnerable to climate change themselves. Changing rainfall patterns means dams are often left high and dry, कभी सूख जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है unable to डैम्स की produce वजह से। energy. Or they can worsen floods, sending cities into chaos while destroying lives and livelihoods. We lose the world's last free-flowing rivers. Wild rivers are the lifelines for many local communities and indigenous cultures. Ninguém vive sem água. Ninguém. ये अमेज़न में Nós não रहने vivemos वाले sem água, então o rio para nós आदिवासी é लोग हैं, importante. ये कह रहे हैं हमारी नदी बहुत Porque जरूरी है, dele अब डैम बना nós दोगे तो pegamos हमारा खाना peixe, पीना सब खत्म हो जाएगा। Que o pessoal come peixe, muito peixe, e o branco está querendo acabar com esses peixes. और अब वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको गोली मार देती है गवर्नमेंट। The construction of dams अब ये also प्रोटेस्ट करने आए contribute हैं to कि हमारे इलाके में आप unacceptable डैम मत and bloody बनाओ, conflicts. हमारे जंगल हैं, तो उसके लीडर को मार दिया। Nós não queremos hidrelétrica! Acabaram com
often trample human rights and further alienate the displaced and the already disenfranchised. So why? Some politicians and corporations want us to believe that the construction of monster dams in the 21st century is good. And that's true. It's good for them. पूरा करप्शन होता है दबा के In the इसमें, है ना? Brazilian देखिए, Amazon, construction of the पैसा world's एक third largest corruption भी hydroelectric बढ़ता है dam खूब is nearly ज़्यादा। complete. And now we learn that it wasn't necessarily energy nor the need to protect the Earth's climate that drove this multi-billion-dollar project. It was corruption. Brazil is mired in one of the largest corruption scandals in its history, all connected to the energy sector. ब्राजील में जितने Belo केस हुए हैं Monte, the करप्शन के, politicians and उसमें से construction ज्यादा companies behind the केस dam are डैम्स all रिलेटेड implicated. करप्शन हुए हैं। The dam is also देख over लीजिए budget, कितना बड़ा fraught with इसका all sorts डैम्स of के ऊपर environmental झूठ है। crimes. It generated social conflicts, as well as warnings and reprimands from international human rights institutions. Still, the Brazilian government wants to repeat the process and build even more dams in the Amazon. And we're not talking अभी just one or अमेज़न में two, और डैम we are बनाने की talking योजना है। dozens. ब्राजील और बनाना चाहता always the है same. और कह रहा है कि इससे क्लीन है, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। अभी भी अंधा मान Governments रहे हैं कि around कुछ नहीं the होगा। world are looking to build thousands of dams over the coming decades, choking the world's last remaining rivers, generating conflicts, while using the fight against climate change as the excuse. This has to stop. Viva a nossa luta! ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डैम People मत from बनाओ। around the globe are mobilizing to stop the construction of megadams, to protect thousands of communities around the world, and to highlight that there are real green alternatives to tackling the climate problem. The good news is that wind and solar power have become cheaper and readily available. In addition, as electrical grids become smarter and battery storage better, new hydro projects really are no longer needed. Still, there's more to do. The financing of large dams through climate initiatives takes away support for real solutions, while building on the illusion that governments are actually tackling climate change. तो हमने आज देखा डैम्स के बारे में कितने नुकसान हैं वो हमने देखे, और हमने सिर्फ नुकसान नहीं देखे, हमें भी हर समय सोचना चाहिए कि भाई ये नहीं तो हम क्या करें, है ना? तो ये कुछ आइडियाज मैंने आपको दिए, कुछ आइडियाज आप भी दे सकते हैं कि भैया हम ग्रीन एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए, जैसे कि आप सोलार का हो गया, विंड का हो गया, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, सोच सकते हैं। तो ये हमारे को आज हमने डैम्स के बारे में आज यहाँ तक देखा। तो उम्मीद है आपको डैम्स के बारे में जो गलत धारणाएं होंगी या आपकी सोच होगी, या आप भी अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते होंगे, बेटा डैम से अच्छी शुद्ध एनर्जी मिलती है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है ना, पानी से बिजली बन जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कितना भारी नुकसान है। हालांकि इस बनिस्बत उन डैमों से भी ज्यादा उन जो बिजली बना रहे हैं कोयला जला के, गैस जला के, उससे भी ज्यादा नुकसान है। बस इतना ही है कि आपको कोयला खरीदना नहीं पड़ रहा, आपको गैस नहीं खरीदनी पड़ रही, बस उसका नुकसान बहुत ज्यादा है, दूरगामी है। तो खैर मैं आज यहाँ तक हम देखेंगे।